हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की भौतिक शाखा का चैप्टर नंबर 5 तरंगति तथा ध्वनि, वेव मोशन एंड साउंड के देखेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके हर एग्ज़ाम में एक या 2 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 तरंगति तथा ध्वनि के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी माध्यम में तरंग संचरण की दशा में माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन होता है। तो माध्यम के कण जो अधिकतम विस्थापित होते हैं फ्रेंड, जैसे ये मान लीजिए आपकी कोई वेव चल रही है तो कह रहे हैं अधिकतम विस्थापित होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, ये विस्थापित कहलाता है, तो उसे कहते हैं हम आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति अर्थात फ्रिक्वेंसी का मात्रक है। तो फ्रिक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है। तो यांत्रिक तरंगों का जो संचरण होता है वो होता है आपका जड़त्व और प्रत्यास्थता दोनों ही गुणों के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तरोक्त सुरंगों दैट इज सक्सेसिव क्रस्ट एंड दो उत्तरोक्त गर्तों अर्थात सक्सेसिव टंक्स के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं। तो दो उत्तरोक्त सुरंगों के मध्य की दूरी को कहा जाता है तरंगदैर्घ्य। ये मैंने यहाँ डायग्राम बना के दिखा रखा है, अगर आप देखेंगे इसे तो ये क्या कहलाता है, ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट, इसे बोलते हैं क्रस्ट, सक्सेसिव क्रस्ट लैम्डा हो गया, और ये सक्सेसिव गर्त को जो बोलते हैं ये आपकी सक्सेसिव गर्त है, ठीक है, इसे भी लैम्डा कहते हैं, ये तरंगदैर्घ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगे दैट इज़ मैकेनिकल वेव हैं। तो यांत्रिक तरंगें कौन सी होती हैं आपकी दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, अर्थात ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनना है, इसमें कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 में अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, अनुप्रस्थ तरंगे सुरंगों तथा गर्तों के रूप में तथा अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न तथा विरलन में संचालित होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब देखिए इन्होंने कहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे सुरंगों तथा गर्तों के रूप में होती हैं। तो सुरंग और गर्त क्या है, मैंने ही बताया था, कोई वेव है आपके ट्रेवल कर रही है तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी सुरंग हो जाएगी और ये आपकी गर्त हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों ही आपकी क्या है इसमें है। और ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट कहते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में संचालित होती हैं। तो संपीड़न क्या होता है, जहाँ पर देखिए संपीड़न मतलब कंप्रेशन, मतलब जहाँ पर आपकी वेव, ये मैंने दूसरा डायग्राम बना रखा है, आपको सही से समझाता हूँ इसे। इसमें देखिए क्या कहना है, ये क्या है आपका संपीड़न है और ये आपका क्या है, ये आपका विरलन है। तो ये दिखाते हैं किसे, अनुदैर्घ्य तरंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे अर्थात ट्रांसवर्स वेव के उदाहरण हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी तरंगे होती है, ये मैंने डायग्राम दिखा रखा है। जब हम रस्सी को किसी दीवार से बांधकर खींचते हैं और उसको झटका देते हैं तो इस तरह की वेव उसमें चलनी शुरू हो जाती हैं। इन वेवों को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। तो इसका हो जाएगा आपका, ये जो होंगी आपकी, ये होंगी प्रकाश तरंगे, भूकंपीय एस तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे। तो ये होती हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंगे, अर्थात तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव होती हैं। तो गैस में जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो होती हैं आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कहाँ संचरित नहीं कर सकती। तो देखिए कह रहा है ध्वनि तरंगे कहाँ संचरण नहीं कर सकती, इसे पूछा नहीं। तो ध्वनि तरंगे आपके ठोस में भी संचरण कर सकती हैं, तेल में भी कर सकती हैं और हाइड्रोजन में भी कर सकती हैं। ये आपकी ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरण कर सकती हैं, लेकिन निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ये निर्वात में संचरण कर सकती हैं, ये गलत है क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरण नहीं करती। संचरण हेतु भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। 0 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनि तरंगें हमारी 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हो गए आपके? ये हो गई आपकी अपश्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें एक, नंबर 2 होती हैं आपकी श्रव्य तरंगें और नंबर 3 होती हैं आपकी पराश्रव्य तरंगें। ठीक है, तो ध्वनि तरंगें आपकी कितनी प्रकार की होती हैं? आपकी 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। तो 20 हर्ट्ज से जो आवृत्ति कम वाली ध्वनि तरंगें होती है उन्हें बोलते हैं हम अपश्रव्य तरंगें, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी, भूस्खलन तथा उल्कापिंड से उत्पन्न तरंगें हैं। तो ज्वालामुखी, भूस्खलन तथा उल्कापिंड से जो उत्पन्न तरंगें होती हैं वो होती हैं आपकी अपश्रव्य तरंगें, जिन्हें व्यक्ति नहीं सुन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य तरंगों अर्थात सोनिक वेव की आवृत्ति है। सोनिक वेव मतलब जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें मनुष्य सुन सकता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है 20 से 20 किलोहर्ट्ज तक। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए 20 to 20 किलोहर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो होती है आपकी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगें अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती, ये नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव को मनुष्य नहीं सुन सकता। आपका चमगादड़ आपका अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पराश्रव्य तरंगों के लिए सत्य है? तो पराश्रव्य तरंगों के लिए सत्य है आपका, इन तरंगों की आवृत्ति अधिक तथा तरंगदैर्घ्य कम होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, देखो मैंने डायग्राम बना रखा है वेव फॉर्म का, ये है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगें। इन पराश्रव्य तरंगों का क्या है आपकी, देखो आपने फ्रिक्वेंसी क्या है इनकी ज़्यादा है। फ्रिक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में मल्टीपल बार ये ऊपर नीचे मूव करती हैं, ट्रेवल करती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो फ्रिक्वेंसी इनकी ज़्यादा है और लैम्डा क्या है इनकी कम है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, क्योंकि इनकी जो ट्रेवलिंग होती है वो ज़्यादा होती है। बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो पराश्रव्य तरंगों को सीटी बजाकर जो उत्पन्न किया था वो क्या था आपका, गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों तथा क्षति पहुँचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तरंगें हैं। तो वो क्या जाती हैं हमारी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो घरों से दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली तरंगें हैं। तो अल्ट्रासोनिक में जो प्रयुक्त किए करते हैं वो करते हैं हम पराश्रव्य तरंगें अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें ध्वनि मंद या तीव्र सुनाई पड़ती है, तो उसे बोलते हैं प्रबलता अर्थात लाउडनेस। जब आप डीजे चलाते हैं तो कहते हैं थोड़ा लाउडनेस बढ़ा दे भैया, प्रबलता उसकी बढ़ा दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ लगभग कितनी आवृत्ति तक सुन सकती है? तो चमगादड़ जो सुन सकती है उसकी क्षमता होती है 1,00,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मात्रक है। तो ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका डेसिबल। कहते हैं ना कि कितनी डेसिबल की साउंड है। ठीक है, व्यक्ति कितना सुन सकता है, मनुष्य जो सुन सकता है, मनुष्य द्वारा 20 से 20 किलो डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य जो निर्भर करता है वो करता है आपका आवृत्ति पर। जितना आवृत्ति ज़्यादा होगी उतनी ध्वनि क्या होगी आपकी, उसका तारतम्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। तो साधारण बातचीत जो करते हैं हम, तो उसकी ध्वनि की तीव्रता होती है आपकी 30 से 40 dB।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो तरंग लंबाई जो सबसे अधिक होती है वो होती है आपकी, देखो इंफ्रारेड रे, इसकी नहीं होगी क्योंकि इंफ्रारेड रे आप देखते होगे जब टीवी चलाते हो तो आप उससे कंट्रोल करते हो रिमोट से, तो उसमें इंफ्रारेड निकलती है। ठीक है, एक्स किरणों की भी नहीं होगी क्योंकि एक्स किरणों का यूज़ किसमें मेडिकल फील्ड में किया जाता है। ठीक है, दृष्टिगोचर प्रकाश जो हम नाइट विजन जो हमारी गन होती है या टॉर्च होती है नाइट विजन वाली, उसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे लंबी हमें तरंग दैर्ध्य चाहिए तो वो उसका रेडियो तरंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवृत्ति अधिक तीक्ष्ण होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। जब पतली होगी तो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी क्या होती है, तीव्रता अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि है। तो मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि है वो होती है आपकी 45 dB। अब ये 45 dB है, देखो इसे याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। जो हमारी साधारण बातचीत है, बातचीत जो करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है आपकी 30 से 40 dB। और जो तेज़ होती है, तेज़ बातचीत, उसकी होती है आपकी 50 से 60 dB। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें ये 30 ले लेना है और ये 60 लेना है, इन्हें जोड़कर आधा कर देना है। 30 + 60 = क्या 90, 90 को आधा करोगे तो आधा का आपका 45। तो ये WHO ने 45 dB क्योंकि बनाया है, सबसे उपयुक्त बताया है। ठीक है, याद करने का तरीका है ये है इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तब उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर का कारण किया जा सकता है। तो जब सितार और बांसुरी पर एक ही ध्वनि बजाई जा रही है तो उसका अंतर का जो कारण डिपेंड करता है वो करता है आपका केवल ध्वनि की गुणता पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का रब मतलब नॉइज़ का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो 100 डेसिबल का जो होती है वो किसकी होती है कह रहे हैं। तो 100 डेसिबल जो होती है, देखो मैं लिख देता हूँ, ये होती है आपकी 100 dB से 120 dB। तो ये होती है आपकी यंत्र कारखानों के शोर की। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता। तो ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमने पढ़ा था ऊपर, इसका दाब का प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें कह रहा नहीं पड़ता, तो किसका नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि ताप और आर्द्रता इन दोनों का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने से भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और आर्द्रता बढ़ाने से भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की अधिकतम सीमा डेसिबल में जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता तो वो होती है 95 dB। ठीक है, ये 95 dB है, इससे ऊपर ध्वनि की जो अधिकतम तीव्रता है उससे व्यक्ति नहीं सुन सकता। ठीक है, कानों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान पर ध्वनि की चाल अधिकतम कितने समय तक रहती है। तो कान पर ध्वनि की चाल जो इफेक्ट डालती है वो डालती है 1/10 सेकंड तक। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा, हमें वो साउंड गूंजनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज़ चलती है। तो जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे तेज़ किस में होती है, वो होती है आपकी ठोस में। सबसे तेज़ हो गई आपकी ठोस में, फिर नंबर 2 पर आता है आपका द्रव और नंबर 3 पर आता है आपका गैस। ठीक है, इसमें बोलते हैं सबसे तेज़ किसकी होती है। तो ये हो गया आपका ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये पूछा था कभी कभी तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में ध्वनि की चाल में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपको ये ध्वनि की चाल कुछ याद रखनी है। ठीक है, इसमें दे रखा है एल्यूमिनियम की चाल 6420, ये सही है। स्टील की चाल 5960 मीटर प्रति सेकंड, ये भी सही है। पीतल में ध्वनि की चाल 4700 मीटर प्रति सेकंड, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है, कांच में ध्वनि की चाल इतनी नहीं होती है,
कांच में जो होती है वो होती है 5640 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो हमें कुछ ध्वनि की चाल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल का क्रम है। तो ध्वनि की चाल का क्रम मैंने ही बताया था, सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोसों में होती है, उसके बाद फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीग्रेड पर तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, ठोस में, फिर द्रव, फिर गैस। तो ठोस कौन सा है इसमें, ये है लोहा। तो सबसे ज़्यादा चाल किस में होगी आपकी, लोहे में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल है। तो वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है आपको 330 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना है। तो इसे पूछ रहा है कि जब ध्वनि की चाल आपकी चल रही है किसी माध्यम में और कोई वस्तु आ जाती है जिससे टकराकर वो पुनः वापस लौट आती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि किससे सुनाई देती है, देखिए वस्तु किसी से टकराएगी और साउंड हमें बात सुनाई देगी, तो टकरा कर ही जो सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि का कारण होता है आपका ध्वनि का परावर्तन। ठीक है। इसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इको। ठीक है, इसे बोलते हैं इको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के मध्य न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो स्पष्ट दूरी सुनने के लिए, ध्वनि सुनने के लिए तो दूरी होती है न्यूनतम दूरी, वो होती है आपकी 17 मीटर। 17 मीटर न्यूनतम दूरी पर हम स्पष्ट प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार की कार्य प्रणाली आपकी रेडियो तरंगों का अपवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो आपने देखा होगा सोनार का प्रयोग जो करते हैं, जो जितने भी समुद्र में नौ संचालक होते हैं वो सोनार का यूज करते हैं, और जितने भी शिप होते हैं उस पर सोनार लगा रहता है। ठीक है, तो उसका उपयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक संख्या का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो मैक संख्या का जो प्रयोग किया जाता है वेग के संबंध में वो किया जाता है वायुयान में। जो वायुयान उड़ते हैं हमारे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं, तो उसमें उस कितनी स्पीड से उड़ रहा तो उसे मैक संख्या द्वारा फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है वायुयान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरण काल तथा होल के आयतन मध्य संबंध प्रतिस्थापित किया। तो अनुरण काल तथा होल के आयतन के मध्य संबंध प्रतिस्थापित किया था, ये क्या था आपका सेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ध्वनि तरंगे अवरोध से टकराकर समाप्त नहीं होती और न ही वापस जाती हैं बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती हैं, तो इसका कारण होता है, तो इसका कारण जो होता है वो होता है आपका विवर्तन। इसमें कह रहे हैं कि ये हमारी आपकी वेव जारी है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका पहाड़ है, तो ये टकरा गए, इससे वापसी नहीं होंगी बल्कि क्या मुड़ के ऐसे करके ये फिर मूव करने लगती हैं। तो ये जो ध्वनि तरंगे हमारी टकरा कर आगे चल जाती हैं, तो ये विवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति है उसमें जो उतार चढ़ाव होता है तो उसे कहते हैं हम डोपलर प्रभाव। अब डोपलर प्रभाव क्या है, आपने देखा होगा कि जब ट्रेन हमारे पास आती है हॉर्न बजाते हुए तो उसकी ध्वनि हमें तेज़ सुनाई देती है, और जब वो दूर जाती है तो उसकी ध्वनि हमें एक कम सुनाई देती है। तो यही कहलाता है आपका डोपलर प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं डोपलर प्रभाव के अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, इसका कहाँ यूज़ किया जाता है। तो डोपलर प्रभाव का यूज किया जाता है वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाने में, हाँ किया जाता है यहाँ पर भी। पनडुब्बियों के वेग में इसमें भी किया जाता है। आकाशगंगाओं की गति के अनुमान में इसमें भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। तो मैंने बताया था भी किस घटना के कारण होता है, ये होता है आपका डोपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण कर सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि निर्वात में,
ठीक है। तो निर्वात में जो संचरण कर सकती हैं वो करती हैं आपकी केवल विद्युत चुम्बकीय तरंगें। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो आपकी क्या होती हैं, आपकी संचरण कर सकती हैं, ठीक है। बाकी जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें आपके अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परास होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो हैं उनका जो तरंगदैर्ध्य परास है उनका होता है 10⁻⁻14 से 10⁸ लैम्डा एंगस्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो रात्रि दृष्टि उपकरण मतलब रात को देखने के लिए किस वेव का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या आता है आपका अवरक्त तरंग है। अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो नाइट विजन आपकी गन होती है उसमें भी आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि बंदूक से क्या निकलती है, बंदूक जो उनकी गन होती है उसके ऊपर क्या होती है, एक दूरबीन टाइप की होती है, उससे आपकी लाल रे निकलती है, ठीक है। तो यही होता है आपका अवरक्त तरंगे। इसका सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, तो जो आपने देखा होगा जो टीवी हम चलाते हैं रिमोट से, तो रिमोट में से क्या निकलती हैं आपकी अवरक्त तरंगें निकलती हैं। ये देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से उसका फ़ोटो खींचें, उसकी वीडियो बनाएं और बटन दबा के देखें तो आपको उसमें एक लाइट बीम जलती हुई दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत युग्म चुनिए। इसमें कह रहे हैं कि गलत कौन सा है वो चुनना है। तो पहला गामा किरण, गामा किरण ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है और दूसरा रखे उनके खोजकर्ता, ये किसने किसकी खोज करी है। तो गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुलर ने की है, बिल्कुल सही है। एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू.सी. रोटर ने की है, ये भी सही है। परावैंगनिक किरणों की खोज जोहान रिएक्टर ने की है, ये भी सही है। चौथा है आपका दृश्य किरण, दृश्य किरणों की खोज विलियम हार्टसेल ने नहीं की है। तो ये दृश्य किरणें हैं, इनकी खोज जो की थी वो की थी आपकी आइजैक न्यूटन ने दृश्य किरणों की खोज करी थी। तो इसमें कह रहा था गलत कौन सा है, तो आपका डी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवर्ती बैंड का परास होता है। जहां एफएम सुनते हैं तो आपने देखा होगा उसका फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो कितना होता है, 88 से 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य होता है। इसके अंदर ही हमारा 90.2 एफएम, ठीक है, रेडियो मिर्ची जो भी आते हैं वो आपके एफएम जो फ्रीक्वेंसी बैंड वो कितना होता है आपका 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। तो दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे हैं जिससे हमारी संचार काफ़ी दूर हो सके, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव जो है आप लंबी ट्रेवल करती हैं वेव, तो ये दूर संचार में प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने में प्रयुक्त की जाने वाली तरंगे हैं। तो सीटी स्कैन आपने देखा मेडिकल फील्ड में सीटी स्कैन काफ़ी किया जाता है, तो उसमें जो तरंगे यूज़ करते हैं वो होती हैं आपकी एक्स किरणें, ठीक है। एक्स किरणों का यूज सीटी स्कैन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो होती हैं आपकी आवेशित कण, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवेशित कण क्या होती है, कॉस्मिक किरणें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंगे हैं। तो किसी क्रिस्टल की संरचना अगर हमें जाननी है तो उसके लिए जो वेव यूज करते हैं तो वो करते हैं हम एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैंने भी बताया था आपको, जब टीवी में हम क्या करें दूर से बैठे हुए उसे नियंत्रण करते हैं अर्थात रिमोट के द्वारा नियंत्रण करते हैं, तो कौन सी किरणें निकलती हैं उससे लिखती हैं अवरक्त तरंगें निकलती हैं, इंफ्रारेड रे निकलती है, इंफ्रारेड रे निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो ये कह रहे हैं कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो देखिए शून्य में संचरण कौन सी नहीं कर सकती, तो आपकी ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। तो निम्नगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो क्या जाता है आपका सोनार का।
ठीक है। सोनार का यूज कहाँ कहते हैं, निम्नगन वस्तु, निम्नगन वस्तु मतलब कोई वस्तु कहाँ पर प्रेजेंट है या ना है तो उसके लिए सोनार का यूज किया जाता है, ठीक है। समुद्र में सबसे ज़्यादा ये यूज किया जाता है, वो सोनार का ही यूज किया जाता है वस्तु का पता लगाने के लिए कि आगे शिप है नहीं है, ठीक है, कहाँ से कोई मिसाइल आ रही है या नहीं आ रही, तो वो स्कैनिंग जो करता रहता है वो सोनार ही करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे टेलीविज़न है, ठीक है, उसका जो डिश एंटीना है, डिश एंटीना ये तो आपका छोटा आपने देखा होगा, छत पर आपकी डिश होती है लगी हुई, तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि उससे सिग्नल नहीं मिलते हैं। तो सिग्नल नहीं मिलने के कारण क्या होता है, तो सिग्नल नहीं मिलने के कारण होता है एंटीने छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेती हैं, ये भी सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों। तो ये हमने देखे फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।